नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार के बीच जमकर निशानेबाजी शुरू हो गई है। मुद्दा है दिल्ली के अंदर डीजल पेट्रोल की गाड़ी बंद करने को लेकर। आपको बता दें कि 1 जुलाई से दिल्ली में सभी डीजल और पेट्रोल की वो गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। वो 2 व्हीलर बंद कर दिए गए हैं जो 10 साल पुराने डीजल वाहन हैं और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन हैं। ऐसे में सरकार का तर्क ये है कि इन वाहनों की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि आज इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। आतिशी सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस वक्त सत्ता में थी उस वक्त दिल्ली की जनता को राहत भरे काम करने के लिए हर कदम उठा रही थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे कदम उठा रही है जिससे जनता को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को फ़ायदा मिल सके। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी सिंह ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आतिशी सिंह ने कहा कि मोटरसाइकिल और गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से मोटा चंदा लिया गया है, इसलिए दिल्ली के 62 लाख 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दिल्ली में बैन किए जा रहे हैं। आतिशी सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अंदर कोई भी वाहन बैन नहीं किया जाए बल्कि फ़िटनेस के आधार पर उनको चलने की परमिशन दी जाए। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि ये जो कानून है ना तो ये बीजेपी का बनाया हुआ है और ना ही ये कानून बीजेपी के सरकार के समय बना, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इस कानून को सिर्फ दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन से मुक्त कराने के लिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कानून कई बार कोर्ट के सामने भी रखा जा चुका है। इसको लेकर के अब दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखना ये होगा कि दिल्ली के जो वाहन हैं जिनको 62 लाख वाहनों को बंद किया गया है, उनके वाहन मालिक क्या उन वाहनों को खड़ा करेंगे या सड़कों पर उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। सिटी रिपोर्टर मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में जो है काफी जो है उठापटक जारी है। इसी कड़ी में जो है राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिव भगवान के बाद अगर कोई भी अगर कलयुग में अगर भगवान है तो उस भगवान का नाम है लालू प्रसाद यादव। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो है शोषित, वंचित, गरीब, दलित सभी को जो है सदन में कुर्सी पर बैठाने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि एक जो है दाढ़ी और बाल छीलने वाली की बेटी उर्मिला ठाकुर आज जो है सदन में कुर्सी पर बैठी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि एक जो है कपड़ा साफ करने वाली की बेटी मुनी रजक वो भी जो है सदन में कुर्सी पर बैठी हुई है। कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है ये जो है कलयुग का भगवान है। इस बार जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा 2025 में, इसमें जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का भला जो है मात्र तेजस्वी प्रसाद यादव ही करेंगे। इसी कड़ी में मैं बात करूं जो एनडीए गठबंधन में तो सीट शेयरिंग को लेकर जो है घमासान मचा हुआ है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक दूसरे पर जो है कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के पार्टी ने 109 सीटों पर जो है अपना दावेदारी पेश कर दिया है। और इंडिया गठबंधन के भी मैं बात करूं तो सीट शेयरिंग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर खाने में जो है खिचड़ी पक रही है। एक जो छोटे दल है बड़े दल पर जो है बिल्कुल दबाव बना रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। कहीं ना कहीं जो है बड़े दल है वो अपने आप को जो है उस वजह महसूस कर रहे हैं आखिर जो छोटे दल को कैसे हम संतुष्ट कर पाएंगे। अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल एकदम जो है लचीला हो गया है। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अचेता अवस्था में ले गए हैं। बिहार जो है उनसे संभल नहीं रहा है। बिहार में जो है बगैर चढ़ावे का कोई काम नहीं हो रहा है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। इसी कड़ी में जो है प्रशांत किशोर पर जो है अशोक चौधरी ने कटाक्ष किया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि बिना घर माफी मंगवाए हम जो है प्रशांत किशोर को नहीं छोड़ेंगे। और खास करके अगर बिहार विधानसभा की मैं बात करूं तो बिहार विधानसभा का मात्र जो है 4 महीने बचा हुआ है। इसी कड़ी में जो चुनाव आयोग ने भी जो फैसला लिया है मतदाता पुनरीक्षण का, इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का ये फैसला जो है बिल्कुल निराधार है, वो गलत है। कहीं ना ये जो है बीजेपी का बी टीम बनकर जो है चुनाव आयोग ये काम कर रही है, क्योंकि बिहार की जनता के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। बिहार में बदलाव की जरूरत है। विपक्ष बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जो है बदलाव की जरूरत है। बिहार के अफसरशाही से लोग जो है त्रस्त हो गए हैं। बगैर चढ़ावे का कोई काम नहीं होते हैं।
पर पुलिस बल के नाक के नीचे जो अपराधी बेलगाम हो गए, कई तरह की घटनाएं हो रही है। इसी पर जो है देखा जाए तो बिहार में जो उठापटक जो है काफी सीट शेयरिंग को लेकर जो है जारी है। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर में अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। जुलाई मुंबई का एनएससीआई डोम केवल एक रैली का मंच नहीं बल्कि सियासी चुनौती का रण क्षेत्र बनने जा रहा है। उद्धव और राज ठाकरे 2020 से अलग हुए दो भाई 20 साल बाद एक ही मंच पर दिखाई देंगे। अब सवाल ये है, क्या इनका एक साथ आना सिर्फ सत्ता को नहीं विचारों के खंडन को ललकारने वाला है, या फिर दोनों के साथ आने से महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर करवट बदलने वाली है। नमस्कार, मैं हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हाजिर हूँ JK 24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। हिंदी बनाम मराठी विवाद अभी भी थमा नहीं है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इनकी ललकार से सरकार को 2 कदम पीछे लेने को मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र में हिंदी शक्ति के GR सरकार ने पीछे भी ले लिए, पर किसी एक्शन का रिएक्शन जल्द खत्म नहीं होता। विजय मेड़ावा नाम भले ही शांत हो, पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई। इस मेलावे में मुद्दा सिर्फ विकास नहीं, अब मराठी अस्मिता की पुनर्परिभाषा भी है, जो पिछले कुछ हफ्तों से हिंदी बनाम मराठी विवाद से और भड़क चुकी है। बीजेपी और शिंदे सेना पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वे मुंबई में मराठी को पिछाड़कर हिंदी भाषी एजेंडा थोपना चाहते हैं। वही अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस सवाल को सियासी सवाल नहीं, अस्तित्व का प्रश्न बना चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र की तरक्की में कोई भेदभाव नहीं, वही शिवसेना और मनसे का सीधा आरोप है यह सरकार मराठी लोगों को हाशिए पर धकेल रही है। 5 जुलाई का विजय मेलावा कोई साधारण रैली नहीं, ये मराठी अस्मिता की पुकार भी है और आने वाले चुनाव की रणनीतिक ललकार भी। भले ही एक मंच पर आना एक साथ आना नहीं होता, तो क्या राज और उद्धव ठाकरे मंच से ही समझौते का और एक साथ आने का ऐलान कर देंगे? विजय सभा के दौरान किए जाने वाले भाषण क्या भाजपा और शिंदे गुट पर असर करेंगे, या ये सिर्फ बस एक भाषण ही बन के रह जाएगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर एक जगह नहीं, कई जगह लकीरें खींचे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख। राजधानी लखनऊ नगर निगम का पहला नगर निगम बनने जा रहा है, जो पूरे स्टेट में पहला लखनऊ नगर निगम बनने जा रहा है, जहां पर अब गाड़ी खड़ी करने का पैसा देना होगा। यानी कि अगर अब आप अपने घर के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो उसका चार्ज देना होगा। सीधे तौर पे नगर निगम की आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर के विचार किया जा रहा है। और इस विचार के क्रम के अनुसार लखनऊ नगर निगम ने फैसला लिया है कि अब आप अपने घर के बाहर अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसका पैसा देना होगा। हालांकि ये पार्किंग शुल्क बेहद नॉमिनल होगा और सदन में इसे पास भी किया जा चुका है। कई कॉलोनियाँ, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ना होने के कारण सड़कों पर जाम लगता है, जिसके कारण लंबे लंबे जाम के कारण लोगों को आने जाने में अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए अब राजधानी लखनऊ में नगर निगम की ओर से यह फैसला लिया गया है कि अगर आप अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको अब उसका पैसा जमा करना होगा, उसका शुल्क जमा करना होगा। वो शुल्क बेहद नॉमिनल होगा। हालांकि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें लखनऊ नगर निगम इसे लागू कर सकता है। लागू करने के बाद इसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। हालांकि जो वीवीआईपी पार्किंग है उनमें इसकी अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन लखनऊ में गलियों में अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और अगर आपका घर है तो आपको पार्किंग शुल्क देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।
आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से सरकार ने बैठक की है और बैठक में तमाम अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जिस तरह से हम आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा एक बड़ी चुनौती है, तो कहीं ना कहीं इस चुनौती से निपटने के लिए जो कार्य योजना है लगातार कहीं ना कहीं सरकार की मशीनरी इसकी रूपरेखा तय की जा रही है। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर रूटों पर डायवर्जन होता है और भारी पुलिस बल भी तैनात किया जाता है। लगातार कहीं ना कहीं जब से बीजेपी सरकार सत्ता में है, कांवड़ यात्रियों को असुविधा ना हो इस बात को लेकर लगातार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मंचों से कह चुके हैं कि जो कांवड़िए हैं उनकी असुविधा ना हो, कई विभागों का समन्वय स्थापित करते हुए हर एक कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था को मूर्त रूप समय से दे दिया जाना है। लगातार कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि चाहे पुलिस के अधिकारी हों या प्रशासन के अधिकारी हों, लगातार समन्वय स्थापित करते हुए कांवड़ यात्रियों के लिए बृहद व्यवस्था तैयार की गई है ताकि आने वाले समय में कांवड़ यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार सरकार और सरकार की मशीनरी कांवड़ यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप दिया जा रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज की राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड में बढ़ते हादसों की, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर जो सड़क हादसे हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में जो आपने देखा होगा हाल ही दिनों में कई हादसे ऐसे हुए हैं कि जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई है। वहीं एक बड़ा हादसा आज भी सामने पेश आया है, जहाँ पर गंगोत्री और ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक जो कावड़ियों से भरा हुआ था वो कहीं ना कहीं जो बड़ी खाई है उसमें पलट गया। हालांकि गनीमत ये रही है कि वो खाई के ऊपर ही लटक गया, जिस कारण कई जानें बच गई। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि 3 कावड़ियों की मौत इस हादसे में हो गई है। और वहीं देखिएगा, बताते चले आपको कि जो कावड़ियों से भरा ट्रक था, इसमें 20 कावड़िए सवार थे और जो कि बुलंदशहर से गंगोत्री धाम जा रहे थे। और इसी दौरान जो ड्राइवर है वो उस पे से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो तमाम जो कावड़िए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि 3 कावड़ियों की मौत हो चुकी है और इनमें से 14 कावड़िए अभी घायल है, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल है, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। और इसके साथ ही 9 कावड़ियों की जो स्वास्थ्य जाँच है वो प्राथमिक जाँच वहाँ पर जो केंद्र बने हुए हैं उनमें चल रही है। और वही देखिएगा कि लगातार इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं उत्तराखंड को झकझोर देने वाले हादसे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कई हादसे ऐसे हुए हैं। एक टेम्पो ट्रेवल भी गहरी खाई में गिर गया था और जिसके बाद उसमें भी कई लोगों की मौत हो चुकी थी। तो इस तरह के हादसे लगातार उत्तराखंड में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार अपने स्तर पर इन हादसों को कम करने के लिए प्रयास जरूर कर रही है, क्योंकि तमाम शासन प्रशासन की टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि तेज रफ्तार और ड्रिंक और ड्राइव पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। और लगातार देखा भी जाता है कि जो यातायात विभाग है या फिर पुलिस प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में कावड़ मेला शुरू होने वाला है और कावड़ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का इस बार सरकार पूरा ध्यान रखेगी। सरकार ने कावड़ मेला मार्ग पे चलने वाले होटलों, धर्मशालाओं और भंडारों तक में शुद्ध खान पान की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का फैसला किया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत कावड़ मार्ग पे संचालित होने वाले सभी होटल, मोटल, रेस्टोरेंट और भंडारे के आयोजकों को अपने अपने प्रतिष्ठानों पे अपना सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसके साथ ही उनकी आकस्मिक चेकिंग भी की जाएगी। इसमें कोई भी लापरवाही पाए जाने पर
2 लाख रुपए तक का जुर्माना और उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। सचिव खाद्य ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ यात्रा की समीक्षा बैठक की और जिसमें उन्होंने इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत कावड़ मार्ग में पड़ने वाले सभी होटल और रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ फड़ और रेहड़ी वालों को भी अपना सर्टिफिकेट और पंजीकरण सर्टिफिकेट और जो उनके अन्य प्रमाण पत्र हैं खाद्य विभाग से संबंधित, उसको एक प्रमुख जगह पे प्रदर्शित करना होगा, जहां से सभी भक्त या जो भी कस्टमर आते हैं वो उसे देख सकें। इसके साथ ही आकस्मिक चेकिंग का भी निर्देश दिया गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग और खाद्य संरक्षा विभाग लगातार आकस्मिक चेकिंग भी करेगा और इस चेकिंग में कोई भी कमी, कोई भी गुणवत्ता से समझौता दिखाई दिया तो उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, इसके साथ और भी सख्ती की जाएगी, उनके फूड लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए जाएंगे और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। सरकार के इस दिशा निर्देश के बाद जो कावड़ मार्ग पे व्यापार करने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी सतर्क हो गए हैं। आपको बता दें कि 11 जुलाई से उत्तराखंड में कावड़ मेला शुरू होगा और जो लगभग शिवरात्रि तक चलता है, जिसमें लाखों की संख्या में कावड़िए हरिद्वार आते हैं और गंगा जी से गंगा जल लेकर के जाकर के अपने अपने स्थानीय शिव मंदिरों पे चढ़ाते हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने इस बार बेहद सख्त रुख अपनाया है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की जांच तेज, पुणे में चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। महाराष्ट्र में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। पुणे से सामने आया है एक चौंकाने वाला खुलासा। करीब 75,000 से ज्यादा महिलाएं योजना के लिए अपात्र साबित हो सकती है। दरअसल योजना के तहत पुणे जिले में 20.8 लाख महिलाएं लाभार्थी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं भी शामिल है जिनके नाम पर 4 पहिया वाहन रजिस्टर है। RTO द्वारा भेजी गई 2 सूचियों में से एक सूची में 58,350 और दूसरी सूची में 16,750 महिलाओं के नाम है, यानी कुल मिलाकर 75,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। इन सभी के नाम योजना से जुड़ चुके हैं, लेकिन अब इनकी पात्रता पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्रालय में बने स्पेशल सेल ने इन सूचियों को पुणे जिला परिषद को सौंपा है और अब ये लिस्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से फील्ड स्तर पर वेरीफाई की जा रही है और जांच के पहले चरण में ये साफ हो सकता है कि हजारों महिलाएं सच में 4 पहिया वाहन की मालिक हैं। इसके अलावा 17,000 मामलों में आधार कार्ड की पुष्टि की जा रही है ताकि असली हकदारों की पहचान हो सके। इस योजना की शुरुआत चुनावी समय में हुई थी, जब लाखों महिलाओं को लाभार्थी बना दिया गया था, लेकिन चुनाव के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा। अब तक पुणे जिले में 21 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें से करीब 21 लाख महिलाएं 1,500 रुपए प्रति माह की सहायता पा रही है। लेकिन अब जब 75,000 अपात्र लाभार्थियों का मामला सामने आया है तो योजना की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य सरकार पर पहले ही भारी आर्थिक बोझ है। पूरे महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को पैसा देना कोई आसान काम नहीं है। अब देखना होगा कि ये जांच किन निष्कर्षों पर पहुंचती है और क्या इस योजना की साख बच पाएंगी या फिर ये भी एक चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी।
आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर खास कार्यक्रम, जो खासकर JK 24/7 न्यूज में रोजाना मुल्क भर से, बड़े बड़े शहर से हम अहम खबरों को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। फिर एक मर्तबा मैं शहर बेंगलोर से हाजिर हूँ। CM सिद्धरामैया के नेतृत्व में आज एक कैबिनेट मीटिंग यहाँ से 60 किलोमीटर दूर चिकबालापुर जिले में कायम होती है, जो जिसका नाम नंदी हिल्स है। वहां पर आज कैबिनेट रखा गया था और खासकर चिकबालापुर जिले के जो अधूरे काम रुके हुए हैं उन्हीं सभी को CM सिद्धरामैया में नॉलेज में लेने के लिए नंदी हिल्स को यहाँ पर कैबिनेट का मुनक़िद करने के लिए फैसला लिया था। आज यहाँ पर नंदी हिल्स में कैबिनेट में बहुत सारे अहम फैसले किए गए। CM सिद्धरामैया ने भारतीय जनता पार्टी को लताड़ते हुए कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ झूठ फैलाते हैं, इनका काम ही झूठ फैलाना है। ये पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में थी, इनके कोई कारनामे बताइए, जनता के सामने मैं भी रखूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार थी, CM थे, उन्हीं के सामने, जनता के सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अहम फैसला लेते हुए यहाँ पे सभी जो CM सिद्धरामैया के खिलाफ जो MLA हो, जो विधायक हो, MLC हो, सभी लोग यूटर्न प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आज सभी MLA और जो माजी MLA भी थे वो CM सिद्धरामैया के फेवर में दिखाई दिए। अब रियासत कर्नाटका में यहाँ पर कोई CM बदलाव को लेकर हलचल नहीं हो रही है। CM सिद्धरामैया ने साफ अल्फाजों में कहा कि और 2.5 साल मैं ही मुख्यमंत्री कर्नाटका में रहूंगा। इसके साथ साथ आज नंदी हिल्स में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। इसके ताल्लुक से अभी कुछ रिपोर्ट आना बाकी है। मैं इसके जो नंदी हिल्स की जो कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसले लिए गए, मैं कल के सिटी रिपोर्टर में तफसील बताऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर बेंगलोर। आप देख रहे हैं JK 24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि प्रदेश में किसानों के खाद के मुद्दों के लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश के कई स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों को सहकारी समिति में खाद नहीं मिल पाने की बातों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किसान विरोधी बताया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज गरियाबंद जिले में कई जगह कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और सही समय पर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराने हेतु सरकार पर आरोप लगाया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने मंत्रालय में भी विशेष बैठक कर सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को खाद की कमी ना हो और किसी प्रकार से इस मुद्दे पर तकलीफ ना हो, इस हेतु निर्देशित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज छुरानगर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जो SDM है उनको जाकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि किसानों के मुद्दे पर समय समय पर सियासत होते चली आ रही है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि किसानों के ये खाद के मुद्दे कब तक हल हो पाते हैं। ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK 24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में बने वन विभाग की ज़मीन पर बहुत सारे बैंकेट हॉल और फार्म हाउसों पर लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर बीते 6 दिनों के अंदर करीब 60 से अधिक फार्म हाउस और बैंकेट हॉलों को तोड़ने का काम वन विभाग, नगर निगम और पुलिस फोर्स के साथ मिलकर किया गया। तो वहीं इनकी संख्या 6779 तक है, जिनको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ना है। लेकिन अब से करीब 3 महीने पहले भी इसी तरह की जो वन विभाग की कार्रवाई हुई थी, उसमें 60 से अधिक निर्माणों को ध्वस्त करने का काम वन विभाग की ओर से किया गया था। लेकिन जिस तरह से इनकी संख्या करीब 6779 बताई जा रही है, उसमें अभी तक मात्र
जो है करीब 150 के लगभग निर्माणों को ध्वस्त करने में वन विभाग सफल हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी जो है संख्या में कार्रवाई कर पाना वन विभाग, नगर निगम और पुलिस फोर्स के लिए कहीं ना कहीं चुनौती अभी भी बना हुआ है। दरअसल फरीदाबाद के वन विभाग की ज़मीन पर बने हुए, चाहे फिर वो अनंगपुर हो, जो है अनखीर हो, सेक्टर 21, NHPC, लकड़पुर क्षेत्र या फिर अन्य गांव के समीप बसे हुए ऐसे जो अरावली वन क्षेत्र में आते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ने का काम वन विभाग को करना था और एक समय रहते उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी थी। लेकिन बहुत समय गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक वन विभाग इस कार्रवाई को अमल में नहीं ला पाया था और बार बार जो है स्टाफ ना होने या कहें कि व्यवस्थाएं ना बनने का हवाला दिया जा रहा था। लेकिन अब बड़े लेवल पर वन विभाग की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बड़े बड़े जो बैंकेट हॉल हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया गया है, जिसमें अभी तक पूर्व कैबिनेट मंत्री, मौजूदा कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक तक के फार्म हाउसों को जो है तोड़ा गया है। तो वहीं आज एक बार फिर एक बहुत बड़े बैंकेट हॉल, जिसका 12 एकड़ में फैला हुआ एक बड़े औद्योगिक परिवार का ये बैंकेट हॉल था, जिसको आज तोड़ फोड़ का कार्रवाई इसमें देखने को मिली है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि इस बैंकेट हॉल में बहुत महंगे जो है आइटमों से लेकर करोड़ों रुपए तक का जो इसमें पैसा लगाया गया था, जिस पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।